अब हम है ना बात कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स की, ठीक है। तो पहले तो ये समझो कि मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ते क्या क्या हैं, ध्यान दो बेटा। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट पढ़ते हैं, हम न्यूक्लियाई पढ़ते हैं, हम एटम पढ़ते हैं, हम सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं। ये सारा का सारा जो है बेटा मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है, ठीक है। हम मॉडर्न फिजिक्स में से वैसे तो ये जो है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट से स्टार्ट होता है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। हम यहाँ पर जो मॉडर्न फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से। किससे? एटॉमिक। हम पहले पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियाई और उसके बाद में हम पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर। ये 3 टॉपिक मेजरली पढ़ेंगे, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेरे ख्याल से ड्रॉपर वालों के हो गया, हाँ हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। शायद 11th में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ है ना, तो कोई बात नहीं है, ड्रॉपर वालों के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे हाँ हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम्हारे 11th में नहीं हुआ, तब 11th अलग बैठती थी, वो तो 12th का पोर्शन है ना, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट 12th का ही तो पोर्शन है। हाँ हो गया तुम। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, कोई दिक्कत, अरे लोड ना ले, मॉडर्न फिजिक्स 11th को पूरी पढ़ाई जाएगी, ऑप्टिक्स 11th को पूरी पढ़ाई जाएगी, और ये 11th का ही पार्ट माने। फिजिक्स का सिलेबस बढ़ा है, ऑलरेडी भी बढ़ा है वैसे भी। पर्टिकुलर 11th या पर्टिकुलर 12th की बात करें ना, अभी एनसीईआरटी बेस पे तो सबसे बड़ा सिलेबस फिजिक्स का है अभी। पर्टिकुलर अगर आप इसकी बात करें चैप्टर हटने के बाद, पहले केमिस्ट्री और फिजिक्स का बराबर था, 14 चैप्टर केमिस्ट्री में थे, 14 चैप्टर किस में थे, फिजिक्स में। 12th में 4 चैप्टर उड़ा दिए, नहीं, पहले 16 थे केमिस्ट्री में। अरे रुको मैं बता रहा हूँ, मुझे जानकारी में बता रहा हूँ। पहले 16 थे और अब 12th में है ना केमिस्ट्री के अंदर 10 चैप्टर रह गए मात्र, 6 उड़ा दिए। हाँ 6 सिलेबस कटिंग के बाद। अपने फिजिक्स में पहले 6 थे, सॉरी आज क्या हो रहा है रे यार, पहले फिजिक्स में अपने 14 थे और अभी भी 14। तो अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा जो सिलेबस है वो किसका है, फिजिक्स का है। चलो छोड़ो, ये इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है कितना ही बढ़ाऊँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब 11th का सिलेबस मैंने और बढ़ा दिया आपके, ये मान के चलो आप 20 चैप्टर है 11th में, 14 तो ओरिजिनल है, 6 डुप्लीकेट है, ठीक है ना। तो टोटल मिला के कितने चैप्टर है, 20। यानी कि 20 चैप्टर होने के बाद आप ये समझना कि हमारा सिलेबस 11th का हो गया 20 चैप्टर होने के बाद, ठीक है। ओके डन। अब सुनो बेटा, हम जो है हम यहाँ पर ये देख रहे हैं बेटा, सबसे पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम स्टार्टिंग से इसको पढ़ने का ट्राई करेंगे। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जनरली पूछ लेते हैं, वैसे तो इस कंपटीशन एग्जाम के स्तर पे वो पूछी नहीं जाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसके अंदर पहला आता है डाल्टन मॉडल। बोलो क्या आता है बेटा, डाल्टन मॉडल। नाम सुना है क्या बेटा? अरे यार डाल्टन का नाम सुना होगा ना पहले बेटा, डाल्टन मॉडल। इसने कोई बड़ी बातें नहीं बताई, इसने 2-3 लाइन में जो है अपना मॉडल जो है वो ख़त्म कर दिया। इसने कुछ चीज़ें, तो पहली चीज़ इसका मोस्टली जो लाइन है ना वो ये ध्यान रखना, इसने बताया कि जो एटम है ना वो इनडिविजिबल है। बोलो क्या है, इनडिविजिबल, बस ये कॉन्सेप्ट है। बताओ इसने क्या बताया बेटा, जो एटम है वो क्या है बेटा, इंडिविजुअल, यानी कि एटम को आप तोड़ नहीं सकते हो, एटम ब्रेक नहीं होता है। ये वाली बात किसने बताई सबसे पहले बेटा, डाल्टन ने बताई। अब सुनना, एक एक बात समझना बेटा। डाल्टन की बात बस इतना सा याद रखना, अगर आपके आ जाए इंडिविजुअल वाला कॉन्सेप्ट जो है वो किसने बताया बेटा, तो वो डाल्टन भाई साहब ने बताया, ठीक है। इसके बाद में आता है बेटा थॉमसन। बताओ कौन आता है, थॉमसन आता है। शायद केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना बेटा, ठीक है। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया दोनों तरफ, 11th में भी हो गया, चलो ठीक है, फिर तो बहुत बढ़िया है बेटा, फेस से कान से आता था। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, अब आता है बेटा क्या, थॉमसन मॉडल। देखो थॉमसन जो मॉडल है ना, इसने सामान्य परिचय दिया किसका, एटम का। एटम के बारे में इन्होंने ये बताया कि एटम एक स्पेरिकल पॉजिटिव चार्ज का स्पेरिकल पार्ट होता है, यानी कि एक गोला होता है किसका, धनावेश का, पॉजिटिव चार्ज का एक स्पेरिकल पार्ट होता है ये। बोलो एटम के बारे में क्या बताया, एक तो शेप के बारे में बताया, ये ध्यान रख लेना बेटा, कुछ चीज़ें आप अभी नोट करवाऊंगा मैं नोट्स के अंदर, नोट कर लेना। एक तो किसके बारे में बताया बेटा, शेप के बारे में। शेप क्या बताया, स्पेरिकल। जो स्पेयर है एटम इज ए स्पेयर, एटम इज ए स्पेयर, पॉजिटिव स्पेयर, पॉजिटिव चार्ज स्पेयर। मतलब उसने बताया कि जो ये स्पेयर है ना, इस पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट पॉजिटिव चार्ज। फिर बोला पहली बात तो इसने बताई क्या बेटा, शेप के बारे में बताया। बताओ किसके बारे में बताया,
सेब के बारे में बता दिया, ठीक है ना, सेब के बारे में बता दिया इसने पहले तो। दूसरा जो बताया ना बेटा, अच्छा ये पॉजिटिव के बारे में बता दिया। दूसरा बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में, बताओ किसके बारे में बताया बेटा, इलेक्ट्रॉन के बारे में। बताओ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन सिंपल सी बात है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन के लिए इन्होंने बताया थॉमसन ने कि जो एटम है ना उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो बीच बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। पहली बात क्या नहीं होते, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, वो बीच बीच में बिखरे हुए रहते हैं। किस प्रकार से बिखरे हुए रहते हैं, इसके लिए उन्होंने कुछ चीज़ें बताई। जैसे उन्होंने बोला कि तरबूज होता है ना, तरबूज, अरे वाटरमेलन, तो उसमें जो बीज होते हैं, बीज, उन बीज की तरह होता है कौन, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। इन्होंने आलू बुखारे हिंदी के अंदर बोलते हैं इसको। प्लम पुडिंग जो है एक वर्ड आता है, वो ये कहता है कि जैसे कि मान लो आप होटल में खाना खाने जाते हो तो वो सब्जी क्या है प्लेट के अंदर देते हैं, ठीक है ना। प्लेट में देने के बाद में उसमें क्या है थोड़े से काजू आजू ऊपर से डाल देते हैं, ठीक है ना, थोड़े बहुत, ठीक है ना। तो वो जो काजू डालते हैं वो सजावट के लिए डालते हैं, काजू, कभी धनिया ऊपर, हरा धनिया ऐसे डाल देते हैं ना, वो सुंदर लगे प्लेट, ठीक है ना, सब्जी की प्लेट। तो उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए वो जो डालते हैं ना उसको बोलते हैं प्लम पुडिंग। बोला क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग। इस कारण से मतलब इन्होंने बोला कि जैसे कि उसमें आलू बुखारे होते हैं, मतलब प्लम पुडिंग डालते हैं, उसके अंदर ड्राई फ्रूट वगैरह डालते हैं सब्जी के ऊपर हल्का हल्का, ठीक है ना। एक मैं बताऊँ आपको, जैसे कि मान लो आप मूंग का हलवा खाओ, उसके अंदर बीच बीच में आपको काजू मिलेंगे। क्या मिलेंगे, काजू बीच बीच में, है ना। तो वैसे जैसे मूंग के हलवे के अंदर काजू पाए जाते हैं ना, वैसे पॉजिटिव जो चार्ज है, भूख लग गई क्या, जो पॉजिटिव चार्ज स्पेयर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वैसे तो जो थॉमसन मॉडल है ना प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। बोलो क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। तो मुख्य बात क्या, थॉमसन मॉडल की मुख्य बात क्या है बेटा, एक तो स्फेरिकल होता है, ठीक है। दूसरा पॉजिटिव चार्ज मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, और नेगेटिव चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, लेकिन वो उसमें क्या होता है बेटा, कहीं कहीं पे पाया जाता है, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे कि प्लम पुडिंग मॉडल किसकी जो है वो कंपेयर किया, खास बात इसने बताई, लेकिन टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है, यानी कि एटम न्यूट्रल होता है। यानी एटम के न्यूट्रल के लिए भी कॉन्सेप्ट कौन दे देता है, थॉमसन दे देता है। बताओ थॉमसन की ये वाली बात भी आपको क्या हो गई बेटा, समझ में आ गई। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब इसके बाद है थॉमसन के ड्रॉबैक। क्या ड्रॉबैक रहे थॉमसन मॉडल के, तो सब बच्चे सुने। थॉमसन भाई साहब स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ नहीं बता पाए। आप ये समझना, पहले तो ये शब्द आता है स्पेक्ट्रम। क्या बेटा, एक तो शब्द आता है क्या, स्पेक्ट्रम। मेरी बात को समझना, जो मैं कह रहा हूं आपको ना बेटा, समझने का ट्राई करना, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो बेटा जो एनर्जी है या जो वेवलेंथ है या जो फ्रीक्वेंसी है, उनको आप किसी भी एक ऑर्डर में अरेंज कर दो, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसको बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम। बोलो क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है, एक प्रकार का ऑर्डर है, एक प्रकार का क्या है बेटा, ऑर्डर है, एक प्रकार का अरेंजमेंट है, एक प्रकार का क्या है, अरेंजमेंट। चाहे से वो एनर्जी का बोल लो, चाहे से वो फ्रीक्वेंसी का बोल लो, चाहे से वो वेवलेंथ का बोल लो। क्या प्यारे बच्चों, सब बच्चों की बात समझ में आ गई क्या, क्या बोला मैंने, एक बात बताइए आप। स्पेक्ट्रम क्या है, एक प्रकार का अरेंजमेंट है, वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर का अरेंजमेंट है। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर हो गई, कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। अब समझना, कुछ बच्चे मेरी बात को और ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं आपको। तो थॉमसन जो मॉडल है, थॉमसन मॉडल स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता पाया। यहां पे आप कंफ्यूज होंगे। रदरफोर्ड के मॉडल में भी बेटा देखो, मॉडल के नाम देता हूं मैं, 4 है, डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड और बोहर मॉडल। बोलो वापस बोलो, क्या क्या बेटा, डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर मॉडल। अभी ड्रॉबैक किसके देखने, थॉमसन मॉडल के। इसके बाद किसके देखेंगे, रदरफोर्ड के। रदरफोर्ड में भी मैं स्पेक्ट्रम की बात लिखूंगा, थॉमसन में भी स्पेक्ट्रम की बात लिखूंगा। मेरे से अंतर पूछो आप, मैं ये बोलूंगा कि रदरफोर्ड मॉडल जो है ना वो लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मैं बोल रहा हूं थॉमसन मॉडल स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, बताओ आप मेरे को जल्दी बताओ, फास्ट टाइम मत लगाओ। दोनों में अंतर क्या है, वो उसमें लाइन जुड़ गई सर, लाइन स्पेक्ट्रम बोला आपने। मेरी बात को समझना बेटा, थॉमसन भाई साहब तो स्पेक्ट्रम के बारे में जानते ही नहीं थे, सबसे मेन बात ये है। एक मैं बताऊं, जैसे कि मान लो, एक तो हो गया, मान लो कोई मूंग का हलवा बनाना जानता ही नहीं है, तो उसकी उत्पत्ति नहीं हुई उस टाइम तक कि मूंग के हलवे नाम की भी कोई चीज होती है। अरे मेरी बात को समझो,
और एक ने मूंग का हलवा बनाया तो सही, लेकिन गलत बना दिया, गंदा टेस्ट आ गया उसके अंदर। आप दोनों बात समझना, मतलब एक में तो क्या हुआ कि मूंग का हलवा जानते ही नहीं है क्या होता है, और एक में बनाया तो सही लेकिन उसको क्या बना दिया, गलत। स्पेक्ट्रम के बारे में थॉमसन जानता ही नहीं, और स्पेक्ट्रम के बारे में कौन जानता है, रदरफोर्ड, लेकिन उसने गलत बता दिया। स्पेक्ट्रम के बारे में जानता तो है लेकिन उसने क्या बता दिया, गलत बता दिया। क्या मेरी बात मैन्युअली समझ में आ गई क्या आपके? कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आपके एक बात ये समझ में आ गई कि थॉमसन जो मॉडल है वो क्या है बेटा, वो आपके स्पेक्ट्रम को जो है वो नहीं समझा पाया है, उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। ठीक है, अब समझना मेरी बात को ध्यान से। ना थॉमसन मॉडल में से आपको कुछ पूछा जाएगा, ना ही आपसे किस में से पूछा जाएगा, डाल्टन में से। अब आता है किसका बेटा, रदरफोर्ड मॉडल। बोलो क्या आता है बेटा, रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड भाई साहब ने क्या किया, सबसे पहले तो बेटा इससे पहले हमें पढ़ना पड़ता है एक एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बोलो क्या पढ़ना पड़ता है बेटा, एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को देखना आप, पहले तो आप ये देखना बेटा एल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो ये ध्यान रखना बेटा, जो एल्फा पार्टिकल है ना, ये हीलियम न्यूक्लियाई है। बोलो क्या है, नॉट हीलियम एटम, इट इज हीलियम न्यूक्लियाई। इट मीन ये हीलियम न्यूक्लियाई है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि बेटा ध्यान रखना न्यूट्रल जो है ना, न्यूट्रल वो एटम होता है। न्यूट्रल कौन होता है, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई जो है न्यूट्रल नहीं होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियाई, है ना बेटा, ये चीज ध्यान रखना। तो एल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम न्यूक्लियाई है। तो हीलियम न्यूक्लियाई है तो वो क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। तो भाई साहब ये एल्फा पार्टिकल भी जो है ना बेटा, प्यारे बच्चों समझना ध्यान से, अरे एक चीज को ध्यान देना ना, इस पे चार्ज जो है ना वो प्रोटॉन का डबल होता है। इस पे चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन का डबल होता है, और प्रोटॉन पे चार्ज ई होता है, यानी कि 2e चार्ज होता है इस पे। बोलो क्या होता है, 2e चार्ज। बेटा ये तो चार्ज के बारे में हो गया। बोलो क्या हो गया, चार्ज। इसका जो मास है ना प्यारे बच्चों, बोलो क्या, मास, वो प्रोटॉन का 4 टाइम्स होता है। बोलो प्रोटॉन का क्या होता है, 4 टाइम्स। बताओ एल्फा पार्टिकल क्या है, एल्फा पार्टिकल इज ए हीलियम न्यूक्लियाई ऑन विच चार्ज डबल फ्रॉम प्रोटॉन चार्ज, यानी कि 2e, मास 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन मास, यानी कि 4 mp। हीलियम के बारे में समझिए। हीलियम न्यूक्लियाई जनरेट कहां से करेंगे, तो ये जानना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। बताओ किससे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। ठीक है ना, जैसे थोरियम हो गया, बिस्मिथ हो गया, ये सारे क्या है बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, यहां से क्या जनरेट होता है बेटा, हीलियम पार्टिकल जनरेट होता है। तो देखो इसके अंदर क्या हुआ, इसके ये दिव्या, सारे बच्चों को बोलो इधर आवाज नहीं आनी चाहिए। अच्छा ऐसा है क्या, फिर आवाज किधर से आ रही है, फिर आवाज किधर से आ रही है, ठीक है, आ तो रही थी ना आवाज, अभी बंद हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वापस चलते हैं। बड़ी देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये क्या है, ये क्या है, क्या बन गया रे, क्या है ये, देखो सुनो, ये एक चेंबर, इस चेंबर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट डालते हैं यहां पर, है ना बेटा, तो वहां से बनता है एल्फा पार्टिकल। आपने एटम पढ़ लिया ना, मैं बहुत कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे। हाँ, यहां से क्या जनरेट होता है बेटा, एल्फा पार्टिकल। ये एल्फा पार्टिकल चलता है सीधा, सीधे चलता है ना, या टेढ़ा चलता है, क्यों चलता है सीधा बताओ, एल्फा पार्टिकल सीधा चलता है, क्यों चलेगा सीधा, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। अरे सीधा नहीं चलता, हर किधर ही चलता है, क्या बोला मैंने, सीधा नहीं चलता, हर किधर ही चलता है, हर किधर ही चलता है, सीधा चलता है, क्यों चलता है सीधा। अब फिर सुनो, सीधा नहीं चलता, सीधा चलाना पड़ता है। दोनों साइड में बेटा लेड की ईंटें लगाते हैं हम, क्या लगाते हैं। अब आपसे पूछ ले कि ये जो लेड है ना, ये लेड की ईंटें क्यों लगाई हमने, तो आप, हाँ, एल्फा पार्टिकल को स्ट्रेट मूव करवाने के लिए, क्या बेटा, स्ट्रेट, क्योंकि ये इक्वल फोर्स लगाएंगे तो ये क्या चलेगा, स्ट्रेट चलेगा ना, स्ट्रेट चलेगा। ठीक है ना, यहां पे लेते हैं हम गोल्ड फॉइल। बोलो क्या लेते हैं बेटा, गोल्ड फॉइल, है ना, गोल्ड, सोने की पतली पन्नी, पन्नी बिल्कुल पतली पन्नी, ठीक है ना, गोल्ड फॉइल लेते हैं, बिल्कुल थिन, बहुत थिन, ठीक है ना, सब बच्चे समझना। अब पहला क्वेश्चन कि इस एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में बेटा, यहां से क्वेश्चन बनेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे, जो बन सकते हैं क्वेश्चन में, मैं एंड टू एंड बता रहा हूं आपको। एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हम गोल्ड फॉइल ही क्यों लेते हैं, एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हम गोल्ड फॉइल ही क्यों लेते हैं, और क्यों नहीं लिया हमने, बताओ बेटा, फटाफट बताओ।
हाँ बोलो बेटा ठीक है, और सबसे कम, एक मिनट क्या बोला? सबसे कम रेट? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं, इसका सबसे बड़ा लॉजिक है, उन बच्चे ने भी थोड़ा सही बताया। सबसे बड़ा ये है कि जो गोल्ड फॉइल है ना बेटा, ये पहली बात तो है कि इसकी पतली जो फिल्म है वो बनाई जा सकती है, ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2, इसका एक और कारण है, इसका न्यूक्लियाई हेवी होता है। न्यूक्लियाई क्या होता है? हेवी। आप ये समझो कि यहाँ पे मैं हल्का ऐसा ले लूँ, हल्का मतलब समझना मेरी बात, इसका एटम जो है वो हेवी होता है। बोलो क्या होता है? एटम हेवी होता है, क्योंकि इसका आपको पता है, अगर हम एटॉमिक मास पे जाएंगे, कितना होता है गोल्ड का एटॉमिक मास? गोल्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पीरियोडिक टेबल में? AU से। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, आप मेरी बात सुन ले, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरी बात सुनो, जो एल्फा पार्टिकल निकल रहा है, एल्फा पार्टिकल क्या है बेटा? सब बच्चे सुनो ना बेटा, एल्फा पार्टिकल क्या है बेटा? जो एल्फा पार्टिकल है उसका मास और गोल्ड फॉइल का मास लगभग 50 टाइम्स होता है। क्या होता है? 50 टाइम्स। अब मेरी बात को समझा, यहां अगर मैंने हल्का एटम ले लिया तो इधर से बेटा क्या आएगा? एल्फा पार्टिकल आएगा, इससे कोलाइड करेगा और अपने साथ इसको भी ले जाएगा। अरे यार समझो ना मेरी बात को ध्यान से, मेरी बात समझ रहे हो ना आप? जो मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? जैसे कि मान लो सामने बाइक है और इधर से क्या आ रही है? कार आ रही है, कार बाइक के टक्कर मार रही है, तो बाइक को कार साथ लेके जा रही है, तो फिर हमारा प्रयोग तो खत्म ही है। इधर तुम वो डिटेक्टर वगैरह लगाओगे ना, उनको भी साथ ले जाएगी, है ना? तो फिर एक्सपेरिमेंट कहाँ करोगे आप? तो यहाँ पे हमें हेवी रखना पड़ेगा, जिससे क्या हो सके? एल्फा पार्टिकल टकरा सके और उसके जो जगह है उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाए, ठीक है? तो आप ये ध्यान रखना, गोल्ड फॉइल लेने का कारण क्या है? 2 मोटे रीजन है, एक तो इसकी पतली फिल्म जो है वो बनाई जा सकती है, और एक इसका न्यूक्लियाई क्या होता है बेटा? हेवी होता है। बोलो याद रह जाएगा बेटा, तो 2 रीजन मैंने आपको मोटे तौर पे बताया, ठीक है ना? इसके बाद में यहाँ पर जो है ना बेटा, हम ZNS वाली एक स्क्रीन लगा देते हैं। बोलो क्या लगा देते हैं बेटा? ZNS वाली एक स्क्रीन लगा देते हैं। इसको बोलते हैं बेटा डिटेक्टर। बोलो क्या बोलते हैं? डिटेक्टर। डिटेक्टर हम उसको बोलते हैं जो डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है ना? तो ये स्क्रीन लगा दी। ये तो हो गया इसका प्रैक्टिकल अरेंजमेंट। अब इसके बाद में इसका आता है क्या बेटा? रिजल्ट क्या रहा? तो यहां से जब एल्फा पार्टिकल आए तो हमने यहां पर देखा कि बहुत सारी जो एल्फा पार्टिकल है, अब इसको अलग प्रकार के डायग्राम से हमें बताना पड़ेगा कि हमने देखा कि जैसे कि मान लो ये है बेटा हमारा गोल्ड का न्यूक्लियाई। बोलो किसका न्यूक्लियाई? गोल्ड का न्यूक्लियाई, ठीक है ना? अब इधर से सुनना बेटा, एटम है, गोल्ड एटम है, ये क्या है बेटा? गोल्ड एटम जिसका न्यूक्लियाई है। अरे ये एटम हो गया, मान लो ये एटम हो गया, ये क्या हो गया? एटम, और ये इसका क्या हो गया? न्यूक्लियाई। तो ये देखा कि बहुत सारे जो एल्फा पार्टिकल है ना, वो क्या हो गए? सीधे निकल गए। बहुत सारे एल्फा पार्टिकल कुछ कम एंगल से क्या हुए बेटा? डिफ्लेक्ट हुए, है ना? कुछ एल्फा पार्टिकल लगभग 8000 में से 1 रिबाउंड हुआ, मतलब रिटर्न हो गया वापस। कितने में से? 8000 में से 1। कहीं जगह 20000 में से 1 भी लिखा हुआ है। आगे मेरा समझे, दोनों डेटा लिखा हुआ है बेटा, 20 में से 1, लेकिन ये कोई नहीं पूछेगा कितने में से 1, ठीक है ना? मतलब बहुत कम रिबाउंड हुए। वही सेम चीज है, कुछ नॉर्मल एंगल पे गए और कुछ स्ट्रेट निकल गए। यानी कि सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया कि सबसे ज्यादा निकले स्ट्रेट, सबसे ज्यादा क्या निकले? सीधे। फिर देखा कि कुछ जो है वो कम एंगल से डिफ्लेक्ट हुए और एक आध जो है ना वो रिबाउंड हुआ। बताओ ये क्या हो गया? इसका ऑब्जर्वेशन। बोलो क्या हो गया बेटा? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद में क्या आएगा कि रिजल्ट क्या निकला इस एटम से? तो रिजल्ट ये निकला प्यारे बच्चों कि देखो बहुत सारे एल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। सीधे निकलने का मतलब है कि वो एटम क्या है? खाली है। तो इन्होंने बोला कि जो एटम का मोस्टली पार्ट है ना वो होलो है। एटम का मोस्टली पार्ट क्या है? होलो है। दूसरा जो रिबाउंड हुआ, तो रिबाउंड हो तभी हो सकता है, कब हो सकता है कि एक बात तो एल्फा पार्टिकल पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। अरे एल्फा पार्टिकल पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। तो प्यारे बच्चों जब एल्फा पार्टिकल, आप दोबारा यहां देखो, जब एल्फा पार्टिकल यहां आया तो ये क्या है? पॉजिटिव एल्फा पार्टिकल, और ये भी क्या है? एल्फा पार्टिकल। तो ये भी इस पे धक्का लगा रहा है, ये भी इसको वापस क्या लगा रहा है? धक्का। यानी कि सीधे अर्थों में बात करूं तो दोनों के बीच में हो रहा है रिपल्सन। बोलो क्या हो रहा है बेटा? रिपल्सन हो रहा है। अब ये दोनों के बीच में जब रिपल्सन हो रहा है, सब बच्चे समझना, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है बेटा? रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन हो रहा है तो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। अब किसी को तो क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। ये तो क्या है? हेवी है, तो ये अपनी जगह से हिला नहीं, तो सिंपल सी बात है, इसको क्या होना पड़ा? रिबाउंड होना पड़ा। तो उन्होंने ये बोला इसका मतलब ये तभी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि पॉजिटिव को रिबाउंड कौन कर सकता है? पॉजिटिव। क्या मैंने गलत बोल दिया क्या? पॉजिटिव को रिबाउंड कौन कर सकता है? पॉजिटिव। तो सीधे अर्थों में ये बात बोली गई
कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है ना वो एक जगह सेंट्रेड है, और उस सेंट्रेड का नाम दिया गया है न्यूक्लियस। यानी कि यहां से अगर आपसे पूछ ले कि न्यूक्लियस की रिसर्च किसने की है, तो वहां एक प्यारा सा नाम आएगा रदरफोर्ड। बोलो क्या आएगा बेटा? रदरफोर्ड। बताओ क्या ये वाला यहां तक का आपका मामला पूरा समझ में आ गया क्या बेटा? इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है मेन, वो आता है इंपैक्ट पैरामीटर से। तो हम इंपैक्ट पैरामीटर को देखेंगे, नंबर ऑफ हम देखेंगे पार्टिकल्स जो इसके मतलब के डिफ्लेक्ट हो रहे हैं उनके बारे में। दो टॉपिक और इसके अंदर देखेंगे, फिर इसके क्या देखेंगे हम, ड्रॉबैक। बोलो यहां तक का मॉडल समझ में आ गया क्या बेटा? चलो मोटे तौर पे मैंने जो चीजें बताई ये आप पहले तो एक बात बताओ, जितना मैंने बताया वो लिख सकते हो कि आप घर जाके बिना देखे? जब मैं लिखाऊं बोलो जल्दी बोलो फटाफट। पक्का जितना बताया या लिखाऊं? पक्का ना? लेकिन बात अब सुनो बेटा, अब हम पढ़ेंगे यहां पे इंपैक्ट पैरामीटर। बोलो क्या पढ़ेंगे बेटा? इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है, अब समझो सब बच्चे, ध्यान देना थोड़ा सा। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है? पहली बात तो ये है, ये एक तरह से देखो हमारे पास में क्या हो गया बेटा? एटम हो गया। ये उसका क्या हो गया बेटा? न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये न्यूक्लियस के सेंटर से पास होने वाली एक लाइन हो गई। ठीक है बेटा, अब समझना जो एल्फा पार्टिकल आ रहा है ना हमारा, वो एल्फा पार्टिकल ये आ रहा है, ये एल्फा पार्टिकल हो गया, ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब मान लो ये आके यहां से ऐसे घूम गया, मान लो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास तो। ठीक है, लेकिन इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर तो ये आएगा ना। अरे इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अलोंग टू टेंजेंट, अलोंग टू टेंजेंट। ठीक है, सब अच्छे समझना। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर तो ये है ना, बाद में तो फोर्स की वजह से घूमा, तो यहां जहां घूमा वहां अगर टेंजेंट बनाऊंगा तो ये आएगा। इससे ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, अरे ये सेंटर से पास होने वाली लाइन से जो एल्फा पार्टिकल आ रहा है, यानी कि इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट वेलोसिटी वेक्टर। बोलो क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट वेलोसिटी वेक्टर। जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम इंपैक्ट पैरामीटर। बोलो क्या बोलते हैं? इंपैक्ट पैरामीटर। इसको बी से डिनोट करते हैं। बताओ किससे डिनोट करते हैं? बी से। क्या याद रह जाएंगे क्या प्यारे बच्चों? बोलो क्या बात बताई मैंने? इंपैक्ट पैरामीटर। तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है? बोलो बेटा बी होता है ना। और ये क्या चीज होती है? आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई ये क्या चीज होती है? बताओ बेटा कि जो ओरिजिनल लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है, और जो इंसिडेंट जो वेक्टर है हमारे पास में एल्फा पार्टिकल का, उसके उससे और उन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बी बोलते हैं। खास बात ये है, पूछो क्या खास बात ये है कि बी बढ़ेगा तो जो थीटा है वो क्या होगा? घटेगा। बी बढ़ेगा तो थीटा क्या होगा? घटेगा। सेम ये है कि बी घटेगा तो थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा। कैसे? सुनना बेटा, अब मान लो तुम खुद बताओ कि जैसे कि मान लो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये हमारे पास में इसके सेंटर से लाइन हो गई। अब मान लो ये यहां से आ रहा है, तो बताओ बी क्या हो गया? घट गया ना बेटा? अरे बी क्या हो गया? घट गया। अब बी घट गया तो एक बात बताओ, ये एल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के ज्यादा क्या गया? पास में। तो बताओ इसमें क्या होगा? ज्यादा रिपल्सन लगेगा। तो ज्यादा रिपल्सन लगेगा तो बताओ ये ज्यादा क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा। तो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा तो कितना डिफ्लेक्ट हुआ? ये वाला एंगल डिफ्लेक्ट हुआ। तो बताओ जितना इसके पास में आएगा ना ये, उतना ही थीटा क्या होगा? बढ़ेगा। और जितना पास में कब आएगा? जब बी क्या होगा? छोटा। तो बी और थीटा के अंदर जो रिलेशन होता है ना वो उल्टा होता है, ध्यान रखना आप। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या बेटा? कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन मैं यहां से पूछूं आपसे, पूछ लूं क्या? पक्का? देखो सुनना बेटा, कुछ चीजें ध्यान देना। पहले तो अगर मैं ये बोलूं कि v की वैल्यू मेरे पास में कम है, b की वैल्यू क्या है? कम है, तो बताओ नंबर n की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? चार ऑप्शन है। a ज्यादा होगी, b कम होगी, c कांस्टेंट रहेगी, और d नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। एन है यहां पे नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल, स्कैटरिंग एल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ स्कैटरिंग एल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ स्कैटरिंग एल्फा पार्टिकल। आंसर बताओ आप। पहले तो एक बात बताओ, बी आपके समझ में आ गया? बी का नाम क्या है? इंपैक्ट पैरामीटर। बी है इंपैक्ट पैरामीटर। ये ध्यान रखना बेटा, इंपैक्ट पैरामीटर को हम कम कर रहे हैं, तो बताओ एन की वैल्यू क्या होगी? एन की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। और बोलिए, कुछ बच्चे ए लोग ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं। और बताइए, जल्दी बोलो फटाफट बोलो बेटा।
जल्दी बताओ आंसर यार, इतना टाइम मत लगाओ, टाइम नहीं है, अपन वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। मैं बताऊं? पहले तुम बताओ। एक तो बताया ज्यादा होगी, कोई ये भी बता दो। अरे बताओ ना, कोई ये भी बता दो, एक तो बता दो। तो क्या होगी? ए होगी। इट इज रॉन्ग आंसर, बी इज करेक्ट आंसर, कम होगी। यही तो बात है। अब समझना मेरी बात को, बुद्धि लगाओ आप। ऑब्जर्वेशन में क्या था, प्लीज बच्चों देखिए किस किस के बाद में समझ आती है। ऑब्जर्वेशन में क्या था? ऑब्जर्वेशन में ये था कि मोस्टली पार्टिकल क्या निकल जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। मतलब ज्यादा पार्टिकल कौन से? सीधे निकलने वाले। बुद्धि, ज्यादा पार्टिकल कौन से? सीधे निकलने वाले। और सीधे तब निकलेंगे जब वो न्यूक्लियस से क्या होंगे, दूर होंगे। क्या बात करते हो? अरे यार ये सुना, तो ज्यादा पार्टिकल कौन से? सीधे निकलने वाले, ऑब्जर्वेशन कहता है। और सीधे कब निकलेंगे? न्यूक्लियस से दूर होंगे, यानी कि बी क्या होगा, बड़ा। अब बी छोटा हो रहा है तो वो क्या रहे हैं पार्टिकल, न्यूक्लियस के पास। अरे यस और नो? तो मैंने क्या बताया आपको कि 0 डिग्री 180 डिग्री बोल दो आप, कितने डिग्री? 180 डिग्री पर रिबाउंड जो पार्टिकल होता है वो आप देखो 8000 में से क्या है, एक है, या 20000 में से क्या है, एक। बताओ उसकी संख्या क्या हो गई, कम। अब बताओ मुझे एक बात बताओ, रिबाउंड कौन होगा? रिबाउंड कौन होगा जिसके लिए बी की वैल्यू 0 होगी? रिबाउंड कौन होगा जिसके लिए बी की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी कि बी की वैल्यू 0। अब सुनो, दो चीजें हो गई, बी की वैल्यू 0 हो रही है तो एक पार्टिकल आ रहा है 20000 में से, क्या आ रहा है, एक। और बी की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो 20,000 25,000 लाख 2 लाख पार्टिकल जा रहे हैं सीधे स्ट्रेट। तो इसका मतलब बी की वैल्यू बढ़ने पर पार्टिकल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और बी की वैल्यू घटने पर पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखना बेटा, बी की वैल्यू कम होगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, कम होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कौन से होंगे, मतलब एल्फा पार्टिकल्स जो कि इससे निकल रहे हैं, स्केटरिंग एल्फा पार्टिकल। अरे अपन ने स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था ना, तो जैसे कि मान लो यहां से हमारे पास में ये 2 लाख एल्फा पार्टिकल निकल गए, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब इसमें से कुछ तो क्या हो गए, सीधे निकल गए ऐसे, कुछ क्या हो गए इस प्रकार से डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ क्या हो गए, रिबाउंड हो गए। तो बहुत कम क्या होते हैं, बहुत कम तो रिबाउंड, बहुत 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 कम क्या, रिबाउंड होते हैं। फिर थोड़े से कम एंगल पे क्या होंगे, रिबाउंड होंगे। और सबसे ज्यादा कौन से पार्टिकल होंगे जो क्या निकल जाएंगे, सीधे। यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल का क्रम क्या चलता है, न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं, मतलब एन की वैल्यू न्यूक्लियस के पास क्या होगी, कम होगी, और बाहर जो है ना उधर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब एक बात बताओ, बी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो वो क्या होंगे, सीधे निकलेंगे, और बी घटेगा तो आपको बताया एन क्या होगा, घटेगा, क्योंकि बहुत कम। अरे न्यूक्लियस बी घटेगा तो इसका मतलब है आपको पता है कि एक पार्टिकल क्या हो रहा है, रिबाउंड हो रहा है। तो आप सीधे याद रखना, बी और एन में रिलेशन होता है डायरेक्टली, और बी और थीटा में रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली। ये चीज ध्यान रखना। आगे मेरी बात समझ बेटा, चलो ये बातें तो आपकी क्लियर हो गई। अब समझना, एक आती है बेटा इसी के अंदर मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस। बोलो क्या आती है, मिनिमम। इसके एनालिसिस कर रहे हैं अपन इसको पूरा ढंग से, किसको, थॉमसन मॉडल को, सॉरी रदरफोर्ड मॉडल को जो है वो एनालिसिस कर रहे हैं अंदर तक भी, यहाँ क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। अब हम बात करेंगे बेटा क्या, बोलो क्या, मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस। हमने ये बात तो कर ली कि कोई भी एल्फा पार्टिकल आ रहा है, वो अगर न्यूक्लियस के जस्ट सामने है तो बताओ वो क्या होगा, रिबाउंड होगा। हम ये देखना चाहते हैं वो कहाँ तक जाके आएगा, वो जो रिबाउंड होगा ना वो कहाँ तक जाके आएगा। अब समझना आप प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। बताओ ये क्या है, एटम। ये क्या है, न्यूक्लियाई। ये कौन है, एल्फा पार्टिकल। बोलो ना यार, ये क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है, यहां से क्या हुआ, रिबाउंड हुआ। बोलो ना। तो प्यारे बच्चों, क्या मिनिमम डिस्टेंस ये आ गई क्या, बोलो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गई, यही तो ही। अरे यार मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस, बोलो क्या बोला मैंने, मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस, मतलब कितने पास तक ये जा सकता है, किसके, न्यूक्लियस के। तो ये मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस हो गई, से दैट आर, से दैट आर। नहीं आई समझ, नहीं वापस बताऊं क्या, आगे सबके समझे। अब इस आर को कैसे कैलकुलेट करें बताओ आप, जल्दी बताओ। अरे तुमने पढ़ रखा है ना पूरा रदरफोर्ड मॉडल, आर को कैसे कैलकुलेट करें।
वो अलग है, वो बोर में आएगी जो तुम बात कर रहे हो ना, 0.0 वो बोर मॉडल में आएगी। रुक जाओ, अभी वो बोर्स मॉडल अलग है, अभी तो रदरफोर्ड पे बात कर लो। सुनो जल्दी सुनो रे यार, एक्टिव के सुनो, बिल्कुल एक्टिव के। फिजिक्स क्या कहती है, क्या पता क्या कहती है? फिजिक्स ये बोलती है कि अगर कहीं भी रिबाउंड होता है ना, तो वहां एक मोमेंट के लिए पार्टिकल रुकता है। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या देखिए आप? सर मारकर ऊपर गया और नीचे आया, ये देखें। अरे इसके अलावा क्या देखे फिजिक्स में? क्या देखे सर? देखो जाते टाइम इसकी वेलोसिटी कम हुई, वो आपको से दिखाई नहीं देगी आपको, और आते टाइम इसकी वेलोसिटी क्या हुई? बढ़ी। लेकिन सर मैक्सिमम पॉइंट पे आप बताओ दिखा क्या आपको इसे? लेकिन मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है? 0। यानी कि कुछ मोमेंट के लिए वो मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होता है? रुकता है। क्यों रुकता है? क्योंकि वहां रिबाउंड हो रहा है। अरे यार देखो ना यार, वापस नीचे घूम रहा है, तो मैक्सिमम पॉइंट पे क्या हो रहा है? रिबाउंड। जहां भी आप रिबाउंड होंगे ना, तो वहां 1 सेकंड के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा। अरे यस और नो? आप मान लो, आप ये देखो, आप और बिल्कुल आपके नाप के यहाँ पे वो लगा दे 2 एंगल इस तरीके से, बोले इसमें दौड़ो आप, लेकिन वापस भी आना है। आप दौड़े, बहुत तेज दौड़े, लेकिन जब घूमोगे ना, तो एक बार तो क्या होना पड़ेगा आपको? रुकना पड़ेगा, रेस्ट में आना पड़ेगा, फिर दौड़ोगे। बोलो ना यार। तो जहां रिबाउंड होते हैं वहां पर क्या होता है? रुकते हैं, रेस्ट में आते हो। तो बताओ यहां ये क्या आएगा? रेस्ट में। बोलो ना यार, बोलो ना। यहां किसमें? मोशन। बोलो यस और नो? ठीक है। अब सुनो, हम इस पे ग्रेविटी का इफेक्ट जो है ना, बाद में बताऊंगा। अब सुनो, थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक काम में आएगी। यहाँ पे क्या काम में आएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक। बिल्कुल आप समझना बेटा, बिल्कुल समझ में आ जाएगी सब बच्चों की, कोई दिक्कत वाली हो। हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी निकाल लेते हैं। बोलो यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं? मैकेनिकल। हम यहाँ भी मैकेनिकल एनर्जी निकाल लेते हैं, और फिजिक्स ये कहती है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व। यानी जितनी यहाँ होगी उतनी क्या होगी? यहाँ। बोलो ना यार, बोल दो यार। मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व। कंजर्व रहती है, कंजर्व रहती है भाई मैकेनिकल एनर्जी। बोलो बात समझ में आ गई? अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, सुनना रहे जो मैं बोल रहा हूँ। तो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ कंजर्व है, मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे क्या है? कंजर्व। मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इधर भी मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बताओ मैकेनिकल एनर्जी, ये तो ये 11वीं की चीजें हैं सारी। बोलो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। प्यारे बच्चों समझ में आ गई? अब मेरी बात को आप समझे, मेरी बात को आप समझे कि इन पार्टिकल्स पर ग्रेविटी का इफेक्ट तो नेग्लिजिबल लगता है। बोलो ग्रेविटी का इफेक्ट क्या लगता है? पूछो क्यों? मास बताओ ना प्रोटॉन का कितना होता है एक बार? 1.67 मल्टीप्लाई 10 to power -27 kg, -27 kg। तुम ये बताओ रे, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, mgh। अब बताओ मास और g करो सो पॉइंट। मैं बता रहा हूं आंसर कितना आएगा mgh का? 0.000000000 कुछ आएगा बाद में। बोल दो ना यार। तो यहां पे ग्रेविटी का इफेक्ट तो क्या होता है? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल होता है ना? अरे बोलो ना यार। नेग्लिजिबल नहीं होता तो बताओ, आपको पता है ये क्या होता है? येलो पार्टिकल ऐसे आता, इधर थोड़ी जाता, किधर आता? ऐसे आता है ना बेटा। समझिए आप सब बच्चे, क्लियर है? यानी कि इन पे ग्रेविटी का इफेक्ट क्या होता है बेटा? निकले। यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। बोलो क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। बोलो क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। और अलग से बेसिक बता रहा हूं मैं आपको। बताओ क्या बता रहा हूं? बेसिक अलग से। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K(Q1Q2)/R। बोलो बेटा क्या होता है? K(Q1Q2) डिवाइडेड बाई R। वापस बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद करो बेटा, K(Q1Q2) डिवाइडेड बाई R। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। और मैं बताऊं ये कहां से आई? आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, याद करो, Gmm डिवाइडेड बाई R। सेम वैसा ही है, K(Q1Q2) डिवाइडेड बाई R, वैसे Gmm डिवाइडेड बाई R। छोड़ो ना यार। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद करो कितना है? K(Q1Q2) डिवाइडेड बाई R। बोलो बात समझा गई ना बेटा? के यहाँ पर कांस्टेंट होता है। बोलो के क्या होता है? कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10 to power 9। 11th वाले बच्चे ध्यान रखना बेटा। के क्या होता है? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की वैल्यू प्यारे बच्चों बताओ कितनी होती है? 9 × 10 to power 9 होती है। बोलो क्या प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गई क्या? बोलो यस और नो? वेरी गुड। अब समझो, ये बहुत दूर है अभी, ये बहुत दूर है। कितनी दूर है? बहुत दूर। अब बताओ एल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है? एल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है? एल्फा पार्टिकल पे चार्ज बताया था 2e होता है। एल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना बताया था? 2e। याद करो ना यार। एल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2e और मास 4 mp। अरे यार बताया था यार, है ना? यस और नो? और ये ध्यान रख लेना, आपके पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आपके पीरियोडिक टेबल के जितने भी न्यूक्लियाई है ना, उन पे चार्ज कितना होता है?
चलो तुम मुझे मेरे को बता दो ऑक्सीजन एटम पे चार्ज कितना होता है? मैडम ठीक है एक चीज सब बच्चे ध्यान रखना, देखो सुनो मेरी बात को ध्यान से बेटा, पीरियडिक टेबल का कोई सा भी एलिमेंट आ जाए, हर ईच एलिमेंट पे चार्ज 0 होता है, क्योंकि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है न्यूट्रल स्टेट के अंदर। कौन सी स्टेट के अंदर? न्यूट्रल स्टेट के अंदर, ये ध्यान रखना बेटा। अगर न्यूट्रल अब फिर आपने ये तो बात पहले बताई थी, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन देंगे उसके हिसाब से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो निकलता है और इलेक्ट्रॉन ही जाता है, कभी प्रोटॉन का लेन देन नहीं होता है। ये ध्यान रखना बेटा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, कभी प्रोटॉन का लेन देन नहीं होता, चाहे से वो बॉन्ड बनाने की बात हो, चाहे से वो किसी भी प्रकार की बात हो, हमेशा किसका लेन देन होता है? इलेक्ट्रॉन का। फिर उस हिसाब से हमेशा ध्यान रखना, न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है ना, वहां पे होता है चार्ज ZE। चार्ज कितना होता है? ZE होता है न्यूक्लियस पे चार्ज। अब जैसे ऑक्सीजन एटम के न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो ऑक्सीजन एटम के न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा ना, वो क्या होगा? 8E, क्योंकि उसके अंदर 8 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 ही क्या है यार? गलत बोल दिया क्या यार मैंने? अब एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? E, तो 8 प्रोटॉन पे चार्ज क्या होगा? 8 ही। क्या गलत बोला मैंने? अरे बोला ना यार, पीरियडिक टेबल का कोई सा भी एलिमेंट हो, क्या पीरियडिक टेबल का कोई सा भी एलिमेंट हो, उसके न्यूक्लियस पे चार्ज होता है ZE। बोलो कितना होता है? ZE होता है। नहीं आई बात समझ? अरे आ गई क्या? पक्का आ गई सब बच्चों को? डन कर दूं? कितना होता है चार्ज? ZE होता है, ZE चार्ज होता है, ठीक है ना। चलो एक और बताओ, 79 एटॉमिक नंबर किसका होता है? 79 एटॉमिक नंबर किसका होता है? ठीक है, थोड़ा तुक्का लगाना तो सीखा करो। चलो सुनो मेरी बात को ध्यान से, हैं? अरे बुद्धि तो लगाओ, बुद्धि तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं और मैं 79 क्यों पूछ रहा हूँ, सोचो आप। अरे गोल्ड पढ़ा रहा हूं तो गोल्ड और क्या? मैंने कुछ अलग सुना, क्या बोला तुमने? हाँ ठीक है फिर। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, अब सब बच्चे सुनना बेटा, अब वापस आ जाओ, आपका थोड़ा बेसिक और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छा, पहले भी अच्छा था, अब और अच्छा कर रहा हूँ। तो ये ध्यान रखो, पीरियडिक टेबल का ईच जो एलिमेंट है ना, उस पे जो चार्ज होता है न्यूट्रल स्टेट में, वो 0 होता है। और अगर उसका बेटा न्यूक्लियस पे बात करें, तो न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? ZE होता है बेटा। Z वहां पे एटॉमिक नंबर है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे कि अब ये मान के चल रहा हूँ, ये गोल्ड फॉइल नहीं है, क्या नहीं है? मिनिमम एप्रोच डिस्टेंस निकाल रहे, जरूरी थोड़ी है गोल्ड फॉइल ले, कोई दूसरा भी ले ले। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस से चार्ज कितना हो जाएगा इसका? ZE। बोलो ना यार। और इसका चार्ज कितना हो जाएगा? 2E। क्या गलत बोल दिया क्या? अरे यहाँ एल्फा पार्टिकल है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस पे चार्ज बोलो ZE, और एल्फा पार्टिकल पे चार्ज बोलो 2E। बोलो ना यार, एक्टिव के बोलो ना, यस और नो। क्या यहाँ 10 बार बताओ, मैं यहाँ आगे बढ़ूँ? अब सुनो, अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ, आप सुनो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बिना बोर्ड पे देखे हुए बताओ, मेरी तरफ देख के, K/Q1Q2 डिवाइडेड बाई R। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी तो होगी क्योंकि ये चल रहा है तो कोई ना कोई स्पीड होगी। अरे बोलो ना यार, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी तो डेवलप होगी। अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाओगे? K/Q1Q2 डिवाइडेड बाई R। बोलो ना यार। लेकिन एक बात बताओ, ये चार्ज कितना है? 2E है यहाँ पे चार्ज। बोलो कितना है? क्यों है 2E? क्योंकि एल्फा पार्टिकल। बोलो ना यार, एल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है? 2E। लेकिन प्यारे बच्चों, इसके आसपास कोई चार्ज है क्या? नहीं है, क्योंकि ये तो दूर है भी। अरे इसके आसपास चार्ज है क्या? तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? K/Q1Q2 डिवाइडेड बाई R। तो एक तरह से Q1 तो है 2E, लेकिन Q2 कितना है? 0। आसपास कोई भी चार्ज नहीं है, तो बताओ यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। केवल और केवल क्या बचेगी? काइनेटिक एनर्जी, और ये मैकेनिकल एनर्जी होगी। से दैट A पॉइंट। बोलो क्या बोल दो इसको? A पॉइंट, और इसको क्या बोल दो? B पॉइंट। A पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। बताओ दोबारा समझो या समझ में आ गई बेटा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला K/Q1Q2 डिवाइडेड बाई R। Q1 तो है लेकिन Q2 नहीं है, तो Q2 एक तरह से कितना हो गया? 0। क्यों? कोई बोलेगा सर ये रहा ना Q2, ये तो दूर है ना बेटा, ये तो क्या है? भी दूर है, इसके पास तो अब जा रहा है। कोई बोले कि सर एक बार बताऊं क्या बेटा, इसका प्रभाव जो है ना यहां तक नहीं है, यहां तक होता तो ये आगे ही नहीं बढ़ पाता। अरे यार मेरी बात को समझो ना यार, इसका प्रभाव यहां तक नहीं है, तो ये चार्ज काउंटेबल नहीं है। चार्ज वो ले जाते Q1 और Q2 में, चार्ज वो ले रहे हैं जिनके बीच में अट्रैक्शन या क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है। अब ना तो यहां अट्रैक्शन हो रहा है, ना ही क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है, मतलब इसका इफेक्ट यहां तक आ ही नहीं रहा। लेकिन एक बात बताओ, ये रिबाउंड क्यों आए? रिबाउंड क्यों आए? रिपल्सन के कारण। बताओ, अब दोनों के बीच में इफेक्टिव हो गया ना, तो अब बताओ यहाँ क्या चार्ज डबल है क्या? बोलो ना यार।
कितने चार्ज यहाँ पे डबल, एक तो क्या है 2e, एक क्या है जेडी, बोलो यस और नो, पक्की बात है। अब मेरी एक और बात सुनो ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या रिबाउंड हो रहा है, वेलोसिटी बोलो बोलो जीरो, काइनेटिक एनर्जी टोटल वो एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी, वेरी गुड, होशियार बन गए। मैकेनिकल बना तो दिया मैंने थोड़ा बहुत होशियार। मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पे, बी पॉइंट पे, तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अरे यही है ना, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, जीरो, क्यों जीरो हो गई, सब बच्चों को समझ में आ गया, रिबाउंड करेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, टोटल क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ बेटा, वेरी गुड, देखो के है ना, लगाओ लगाओ के Q1 2e और Q2 ZE, अरे यार बताओ समझ में आ गया क्या, ये R, और R क्या है, मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस। अब बताओ यहाँ, अब देखो वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, तो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे, मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेम। तो बताओ क्या कर दूंगा, मैकेनिकल एनर्जी ए पॉइंट पे इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पे बेटा, बी पॉइंट पर। तो बताओ ए पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी, और बी पॉइंट पे क्या है, के, बोलो ना बेटा, एक काम करें अपन इसको कर दे जेड, बोलो बेटा 2, है ना, जेड 2, नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा, क्या लिखे बोलो, 2 जेड के ई स्क्वायर, अब अच्छा लग रहा है ना लिखा हुआ, हाँ बोलो क्या, 2 जेड ई स्क्वायर के ना, अच्छा नहीं लग रहा, फिजिक्स के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं लग रहा, ये देखो 2 जेड के ई स्क्वायर, के ई स्क्वायर अच्छा लगता है, के ई स्क्वायर बोला जाता है ना, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आर। अब बताओ आर क्या हो जाएगा, बोलो बेटा 2 जेड के ई स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी, रट लो फॉर्मूला ये, बोलो मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बेटा, 2 जेड के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी, डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी, वापस बोलो 2 जेड के ई स्क्वायर, 2 जेड के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम अप्रोच। अब बताओ इसमें रखना क्या क्या है बेटा, सुनो के की वैल्यू फिक्स है 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9, ई दो को आप बचपन से जानते हो, ई को बेटा 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19 होता है, ई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ई की वैल्यू भी लिख देता हूँ, बोले ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19, ये ध्यान रखना बेटा है ना, ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19। अब वो बताऊँ क्या देगा आपको, एक तो एटम देगा वो, बोला क्या देगा, मतलब न्यूक्लियाई देगा, और एक काइनेटिक एनर्जी देगा, बोलो क्या देगा, न्यूक्लियाई और काइनेटिक एनर्जी, और क्या पूछ सकता है, मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस, या उल्टा भी पूछ सकता है, वो बोलेगा कि हमारे पास में गोल्ड है, क्या है, गोल्ड है, और उसकी मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस इतनी है, तो बताओ एल्फा पार्टिकल जो इस पर इंसिडेंट एल्फा पार्टिकल है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। अरे यार बोलो ना यार, क्या मेरी बात, न्यूमेरिकल देखो फिर से सुनना, न्यूमेरिकल कैसा पूछ सकता है वो यहाँ पर बेटा जेड और के ई दे सकता है, आर पूछ सकता है, सीधा सा फॉर्मूला है, वो यहाँ पर आपको सुनो मेरी बात को ध्यान से, आर दे देगा, जेड दे देगा, काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, वो आपको आर दे देगा, जेड दे देगा, और वेलोसिटी पूछेगा एल्फा पार्टिकल की, तो आर और जेड देने पर काइनेटिक एनर्जी निकालो पहले, तो क्या निकालो, काइनेटिक एनर्जी निकल गई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ जानते ही हो, मास जानते ही हो, बताओ मास कितना पुट करोगे, एल्फा पार्टिकल का मास 4 mp, बोलो क्या 4 mp, बोलो क्या 4 mp। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का मास होता है बेटा 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -31 kg, पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में, और बेटा प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -27 kg, यहाँ 24 भी आता है लेकिन वो ग्राम में आता है, हाँ यहाँ 24 भी देखोगे, कोई सोचे सर आपने 67 लिखा ही था, और क्या हमारी एनसीईआरटी की किताब में 24 लिखा हुआ है, लाला आगे भी देख लेना वो ग्राम लिखा हुआ है, हाँ पढ़ लेना पूरा। बोलो बात समझ आ गई क्या, अब मुझे बताओ मोटे तौर पे, एक तो एक बात बताओ, बी समझ में आया बेटा, बी क्या होता है, वापस रिपीट करो बेटा, बी क्या होता है, मेन जो ओरिजिनल लाइन होती है सेंटर वाली, अरे यस और नो, और जो एल्फा पार्टिकल आ रहा है, अरे क्या एल्फा पार्टिकल आ रहा है, उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है बेटा, बी, बी और थीटा में रिलेशन कैसा होता है, उल्टा, बी बढ़ेगा तो थीटा घटेगा, अरे यस और नो, और बी और एन में रिलेशन क्या होता है, सीधा, बी बढ़ेगा तो एन बढ़ेगा, बी घटेगा तो एन घटेगा, बस सीधी सी बात ये याद रखो, इसका कंक्लूजन। तो दूसरी बात बेटा, मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस क्या होती है, जहां से वो रिबाउंड होता है, जहां से क्या होता है, रिबाउंड होता है, कैसे निकालेंगे, यहां मैकेनिकल एनर्जी निकाल लेंगे, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया बेटा, आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखे, सब भूल जाइए, कॉन्सेप्ट इसलिए सिखा रहा हूं आपको, बताया कहीं कहीं मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, रीजन ये मैकेनिकल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये पूरी 11th में चलता है, पूरी 12th में चलता है, मेन टॉपिक है 11th का, मैकेनिकल लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, वो हमने एक ऊपर से पार्टिकल आता है, उसके 3 पॉइंट पे निकाला था, आप याद करो तो A B C पर याद करना, पढ़ाया था मैंने आपको,
हाँ हाँ पढ़ाया हुआ है, तुम भूल गए, मुझे याद है 11th में पढ़ाया हुआ है। 3 पार्टिकल निकाला था, ए पर, बी पर, सी पर। हर जगह मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। गैलीलियो लॉ का याद है क्या कुछ? छोड़ो कोई बात नहीं, छोड़ो कोई बेटा, छोड़ो आप, मैं बताऊंगा, मेरा काम है। किसका काम है? मेरा काम है, मैं बताऊंगा। हाँ सुनो मेरी बात ध्यान से। तो यहाँ मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ क्या निकालेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। और एक बात बताओ बेटा, ध्यान रखना, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, अगर चार्ज आ जाए ना तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो U इक्वल टू, बोलो बेटा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। बोलो बात समझ आ गई बेटा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। बोलो बात समझ में आ गई ना बेटा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। चलो इसको कॉपी कर लो फटाफट, एज इट इज। अब ध्यान दो बेटा, सब अच्छे ध्यान दो। देखो हमने आज जो है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर एक तो डाल्टन मॉडल के बारे में सिंपल इंट्रोडक्शन देखा, थॉमसन मॉडल के बारे में हमने देखा। थॉमसन के बाद हम रदरफोर्ड मॉडल की बात कर रहे थे, उससे पहले अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की हमने बात की। फिर हमने रदरफोर्ड ने 1911 के अंदर जो है वो अपना एकदम एक्सप्लेन करके मॉडल बताया। उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई। उन्होंने ये बात बताई, एक तो न्यूक्लियस वाली बात उन्होंने बता दी, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग क्या था बेटा, स्पेक्ट्रम को उन्होंने समझाने का ट्राई किया। मुझे एक बात बताओ, स्पेक्ट्रम कब बनेगा? जब हमारे पास अलग अलग प्रकार की एनर्जी होगी, या हमारे पास में अलग अलग प्रकार की वेवलेंस होगी, या हमारे पास फ्रिक्वेंसी होगी, तभी तो जाके वो बनेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या कर दी, किसने? रदरफोर्ड ने। मेरी बात को समझना बेटा, रदरफोर्ड ने भाई साहब, और मैक्सवेल का नाम सुना होगा आपने, मैक्सवेल का नाम सुना है क्या बेटा आपने? कोई बात नहीं, 2 बार तो मैंने नहीं बोल दिया, तीसरी बार और बोल रहा हूँ। मैक्सवेल, और क्रिकेट में तो वैसे सुना होगा, मैक्सवेल का नाम काफ़ी फेमस है, IPL में खूब चमकाता, याद हो तो आपको, ठीक है ना? है हाँ, केटीजी में सुना है ना यार, फिजिक्स में यार। बोलो क्या बात, अरे यार कैसे बच्चे हो रहे यार, तुम पढ़ते नहीं हो रहे यार। हाँ अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, हाफ KBT, कुछ आया था क्या कहीं नाम हाफ KBT? अरे 11वीं बोलो रानू, कहीं आया था क्या हाफ KBT नाम? कहाँ आया था? काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में नहीं, KTG में। काइनेटिक KTG की फुल फॉर्म क्या है रानू? हाँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा मैं, मुझे पता है, आधी हेल्प तो मुझे करनी पड़ेगी। हाँ सुनो मेरी बात को ध्यान से, सब बच्चे ध्यान दो बेटा, एक तो कैसे बदला जो भी बता रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ, इनको ये पूछा गया, बताओ स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा। इनसे ये पूछा गया, बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तुमने सारा बता दिया, न्यूक्लियस, हाँ न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस, जिसकी वजह से तुम इतने फेमस हो गए। तुम इलेक्ट्रॉन के बारे में बताओ। इन्होंने बता, देखो बात ऐसी है, इलेक्ट्रॉन है ना, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अच्छा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ओके ठीक है, ठीक है। ये बात किसने बताई? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने बताई ये बात। तो अभी रुको, मैक्सवेल को लाएंगे, एंट्री होगी उसकी भी, सही टाइम पे होगी उसकी, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं किसके? न्यूक्लियस के, ठीक है। अब ये हुआ कि तुम बताओ स्पेक्ट्रम कैसे आएगा। तो इन्होंने बोला देखो, ये इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं तो ये एनर्जी को इमिट करते हैं। मैक्सवेल ने भी यही बात बताई कि एनर्जी को क्या करेंगे, इमिट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो ये एनर्जी को क्या करेंगे, इमिट करेंगे। तो इमिट करेंगे तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो उससे क्या बनाएंगे, स्पेक्ट्रम बनाएंगे। मैक्सवेल ने बोला कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, एनर्जी इमिट कर रहे हैं, यहाँ तक की बात हम आपके समझ लेते हैं। अब आप हमें एक चीज़ समझा दो, मैं सिंपल भाषा में आपसे बात करूँ। आप मॉर्निंग में उठ के ग्राउंड में चक्कर लगाने चले गए, आपने ग्राउंड का सबसे पहले बड़ा चक्कर लगाया, तो सिंपल सी बात है आपकी एनर्जी कम होगी। अगली बार में आप छोटा चक्कर लगाओगे, एनर्जी फिर कम होगी, तो फिर क्या लगाओगे, छोटा चक्कर लगाओगे। तो इनसे यही पूछा गया कि रदरफोर्ड भाई साहब आप ये बताइए कि जब इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा है, एनर्जी लॉस कर रहा है, तो इसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो इसका रेडियस कम होगा, पाथ कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, और ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा। कहाँ गिर जाएगा? न्यूक्लियस में। तो इसका मतलब फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ है? न्यूक्लियस में जाके गिर गया। फिर तो एटम कहाँ है? ये तो न्यूक्लियस है। एटम कहाँ है? कहाँ गया एटम? खत्म। तो इसका मतलब ये है कि रदरफोर्ड भाई साहब जो है ना, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। रदरफोर्ड भाई साहब एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ना ही क्योंकि ये बात तो गलत है। तो स्पेक्ट्रम भी क्या नहीं हुआ, एक्सप्लेन नहीं हुआ। स्पेक्ट्रम के बारे में इन्होंने ये बताया कि स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस आएगा। स्पेक्ट्रम क्या आएगा, मतलब कंटिन्यूस एनर्जी निकलती जाएगी, रुकेगी नहीं, ब्रेक नहीं होगी, कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो स्पेक्ट्रम आएगा वो क्या आएगा, कंटिन्यूस।
जबकि हमने देखा कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम तो प्रैक्टिकली मिलता ही नहीं है। अभी हमने नहीं देखा, कल देखेंगे स्पेक्ट्रम कैसा मिलता है, लेकिन मैं बता रहा हूं, मेरी बात पे विश्वास कर लो कि स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस नहीं आता। तो इन्होंने बताया स्पेक्ट्रम कैसा आएगा, कंटिन्यूस। और दूसरा बात, इनके अकॉर्डिंग एटम स्टेबल है, जबकि इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम स्टेबल नहीं है। तो ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ड्रॉबैक हो गया। और ना ही ये लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं टूटे हुए स्पेक्ट्रम को, मैं बताऊंगा आपको कल क्या होता है लाइन स्पेक्ट्रम। ना ही ये किसको एक्सप्लेन कर पाए, लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाए। क्या बताओ, ड्रॉबैक समझ में आ गए हैं क्या बेटा? ठीक है, तो ये दोनों ड्रॉबैक ले लो, लिख लो, और ये डायग्राम जो है वो बना लो बेटा ना, लिख लो।